हेलो डॉक्टर्स, हमने न्यू पीसीएल का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन ट्यूमर सेल्स, जिसको हम वॉरबर्ग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक कहाँ से आया तो इसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताए थे हॉलमार्क ऑफ कैंसर। उसमें मैंने आपको बताया था कि टिश्यू लेवल पर तो हम एनआरपीसीआर को हॉलमार्क ऑफ कैंसर कंसिडर करते हैं, बट सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल पर हमें सेल के अंदर ये 8 फंडामेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन 8 फंडामेंटल चेंजेस को सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल पर हॉलमार्क ऑफ कैंसर कहा जाता है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम अपना फर्स्ट और सेकंड हॉलमार्क जो कि है सेल सफिशिएंसी इन द ग्रोथ सिग्नल एंड इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 3, 4, 5, 6 इनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेसिस्टिंग सेल डेथ, यानी कैसे ट्यूमर सेल्स डेथ को रेजिस्ट कर देती हैं, यानी उनकी डेथ नहीं होती है, वो इमॉर्टल हो जाती हैं। साथ ही साथ हम ये समझेंगे लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, यानी कि जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनके पास अनलिमिटेड सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी आ जाती है। साथ ही साथ हम ये समझेंगे अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इसी को हम क्या बोलते थे, वॉरबर्ग इफेक्ट बोलते थे। इसमें क्या होता है कि सेल अपने अंदर के जो मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको थोड़ा शिफ्ट कर लेती है। इस तरीके से शिफ्ट करती है ताकि वो रैपिड सेल डिवीजन कर पाए, ज्यादा से ज्यादा सेलुलर कंपोनेंट बना पाए। सिक्स्थ पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस। अब ट्यूमर सेल्स है, बहुत सारी सेल्स है, तो हमको खाना पीना चाहिए। खाना पीना के लिए हमको ब्लड सप्लाई वहां से पास कराना जरूरी होगा, क्योंकि फूड न्यूट्रिएंट्स गैसेस किसके थ्रू सप्लाई होते हैं, ब्लड के थ्रू सप्लाई होते हैं। इसलिए जो ट्यूमर होता है उसमें ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कराना, एंजियोजेनेसिस कराना भी पड़ता है ट्यूमर सेल्स को। ठीक है, तो ये आज जो हमारे 4 पॉइंट है, आज 3 to 6, इनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वॉरबर्ग इफेक्ट के साथ। ठीक है, तो वॉरबर्ग इफेक्ट क्या है? अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन द ट्यूमर सेल्स, यानी कि ट्यूमर सेल्स जो होंगी वो अपने रूटीन मेटाबॉलिज्म से अपने आप को थोड़ा शिफ्ट कर लेंगी। ठीक है, शिफ्ट कर लेंगी। तो ट्यूमर सेल्स जो होती हैं वो एक मेटाबॉलिक स्विच में जाती हैं। किसमें जाती हैं? मेटाबॉलिक स्विच में जाती हैं। और इस मेटाबॉलिक स्विच को हम क्या बोलते हैं? वॉरबर्ग इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, इस मेटाबॉलिक स्विच में जाने का रीजन क्या है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्रोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस कर पाए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन कर पाए। क्योंकि आपको पता है सेल डिवीजन करना है, रैपिड सेल डिवीजन करना है, बहुत सारी ट्यूमर सेल्स बनानी है, तो बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए नो सेल जो होती है, ट्यूमर सेल जो होती है, वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती, एक डिफरेंट मेटाबॉलिज्म शो करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉरबर्ग इफेक्ट बोलते हैं। ये तो वॉरबर्ग इफेक्ट है, एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था ओटो वॉरबर्ग, इसीलिए इनके नाम पे पड़ गया वॉरबर्ग इफेक्ट। वॉरबर्ग इफेक्ट को एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस या फिर ग्लूकोज हंगर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये आपकी कोई नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये कोई आपकी नॉर्मल सेल है। अगर नॉर्मल सेल है तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है अबंडेंट अमाउंट में, तो ये जो नॉर्मल सेल है इसका जो ग्लूकोज होगा, इसमें जो ग्लूकोज होगा उससे पायरुविक एसिड बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा बाय द ग्लाइकोलाइसिस, एंड दिस पायरुविक एसिड बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड 36 एटीपी। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस था रेस्पिरेशन का, जब ऑक्सीजन अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है नॉर्मल सेल के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं अभी? नॉर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट। अगर मान लीजिए नॉर्मल सेल में ऑक्सीजन की अबंडेंस कम है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस तो परफॉर्म करता है इन द साइटोप्लाज्म, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, इसमें नेट 2 एटीपी का गेन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इस पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्रेब्स साइकिल परफॉर्म नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल सेल के बारे में बात करें, इसको आप पहले पढ़ चुके हैं। हमको बात करना है कैंसर सेल के बारे में। कैंसर सेल में ऐसा क्या स्पेशल होता है? देखो, कैंसर सेल में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है अबंडेंट अमाउंट में, तब भी क्रेब्स साइकिल नहीं होती है। यानी ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करा के CO2, वाटर एंड 36 ATP रिलीज नहीं करते हैं। इनको करना चाहिए, ऑक्सीजन अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये वाला प्रोसेस चलना चाहिए था ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया में, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP रिलीज होने चाहिए, बट नहीं होते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के बाद भी। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो पायरुविक एसिड है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने की वजह लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने लग जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है?
बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वाले प्रोसेस में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? बहुत सारे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और इन इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट है इस कैंसर सेल को या ट्यूमर सेल को सेलुलर कंपोनेंट बनाने में, सेल ऑर्गेनेल बनाने में, प्रोटीन, फैट, लिपिड बनाने में। अब सर क्या ये इंटरमीडिएट यहाँ रिलीज नहीं होते थे जब ये नॉर्मल प्रोसेस परफॉर्म करती थी? यहाँ भी ये इंटरमीडिएट बनते थे लाइक NADH2, FADH2, बट जो ये इंटरमीडिएट यहाँ पे बनते थे, ये इंटरमीडिएट यूटिलाइज हो जाते थे किसके लिए? ATP बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपने 11th क्लास में रेस्पिरेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है उसमें एक प्रोसेस होता था जिसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें NADH2, FADH2 ये सब यूटिलाइज हो जाते थे ATP का फॉर्मेशन करने में। तो इंटरमीडिएट यहाँ भी बनते हैं, यहाँ जो इंटरमीडिएट बनते हैं उनका यूज ATP बनाने में कर लिया जाता है। हमें यहाँ पे ATP नहीं बनाने हैं, हमें यहाँ पे सेलुलर कंपोनेंट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? सेलुलर कंपोनेंट बनाने हैं। क्योंकि जो सेल है वो रैपिड सेल डिवीजन कर रही है, बहुत रैपिडली डिवाइड कर रही है, तो हमें ज्यादा सेलुलर कंपोनेंट की जरूरत है। तो रेदर देन गोइंग दिस पाथवे, द सेल डाइवर्ट फॉर द दिस पाथवे। और यहाँ जो ग्लाइकोलाइसिस हो रही है इसको बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। और जहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो हो रही थी इसको बोलते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। समझ में आई? तो ट्यूमर के केस में क्या होती है? एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। क्रेब्स साइकिल का फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल का नहीं चलती है, सिर्फ क्या होता है? एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लूकोज हंगर क्यों बोल रहे हैं? बहुत ज्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज होता है, बट ये ग्लूकोज क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता, ये दूसरे पाथवे में चला जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करवा देते हैं। ठीक है, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट्स बनवाने हैं। इन इंटरमीडिएट्स से हमको ATP नहीं चाहिए, इन इंटरमीडिएट्स में कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके हम सेलुलर कंपोनेंट बनवाएंगे। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ वार्बर्ग इफेक्ट? इस रास्ते पे जाने का क्या फायदा है? इस रास्ते पे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमको इंटरमीडिएट्स चाहिए जो सेलुलर कंपोनेंट बना सके। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी किस वाले केस में हमें ऐसा नहीं मिलता है, वो सारे यूटिलाइज हो जाता है ATP फॉर्मेशन में। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि ये जो वार्बर्ग इफेक्ट है, क्या ये सिर्फ कैंसर सेल में होता है? इट इज द आइसोलेटेड फिनोमेना ऑफ द कैंसर सेल? नहीं। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भी बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ होती है सेल्स की, रैपिड सेल डिवीजन होता है, तो वहां पे भी ये जो वार्बर्ग इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है। वहां भी आपको ये वार्बर्ग इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन वहां पता है क्या होता है? वहां में और कैंसर में क्या डिफरेंस है? जब रैपिडली ग्रोइंग सेल्स इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जब वहां ये प्रोसेस होता है वार्बर्ग इफेक्ट, तो जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तभी नॉर्मल सी में आ जाती है सेल, फिर वो क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करने लगती है रेदर देन गोइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। बट इन द केस ऑफ कैंसर ये जो प्रोसेस होता है ये स्टक कर जाता है, परमानेंटली ऐसा होने लगता है कि क्रेब्स साइकिल में नहीं जा रहा है ग्लूकोज, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन इज गोइंग फॉर द क्रेब्स साइकिल एंड द रिमेनिंग इज गोइंग फॉर द सेलुलर कंपोनेंट फॉर्मेशन। तो वार्बर्ग इफेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंसर सेल्स का आइसोलेटेडली फिनोमेना है, ये रैपिडली ग्रोइंग सेल्स इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन वहां भी मिलता है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि कैंसर के केस में ये फिनोमेना स्टैक कर जाता है, जबकि इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन जब डिमांड पूरी हो जाती है सेल अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है। ठीक है, रॉबिन्स का एक डायग्राम है, इससे इस फिनोमेना को और समझते हैं। यहाँ पे दो तरह की सेल्स दे रखी है। एक सेल जो क्वेसेंट सेल है यानी इनएक्टिव फेज में है, किसमें है? इनएक्टिव फेज में है, यानी G0 फेज में है। जब ये सेल G0 फेज में है तो बेसिकली स्टार्वेशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, व्रत रखा था इसने, स्टार्वेशन परफॉर्म कर रही है। ड्यूरिंग स्टार्वेशन ये क्या करती है? ऑटोफेज स्टार्ट कर देती है, यानी कि जो स्टोर्ड लिपिड है उसको इस्तेमाल करेगी और ड्यूरिंग द क्वेसेंट स्टेज और ड्यूरिंग द स्टार्वेशन जो स्टोर्ड लिपिड है उसको इस्तेमाल करेगी। और इस केस में जो भी लिपिड्स का इस्तेमाल होगा वो उसका यूटिलाइज करके क्रेब्स साइकिल को रन किया जाएगा, और उस क्रेब्स साइकिल से मेनली क्या होगा? ATP का प्रोडक्शन कराया जाएगा, जो जिस सेल की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी बहुत ATP की, क्योंकि ये इनएक्टिव फेज में तो बहुत ज्यादा ATP को चाहिए नहीं। यहाँ पे सेलुलर कंपोनेंट बहुत कम बनते हैं, इसलिए इंटरमीडिएट्स भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है जब एक इनएक्टिव फेज में है। लेकिन अगर कोई सेल एक्टिव फेज में है, किसमें है? एक्टिव फेज में है, ठीक, ग्रोइंग सेल है, रैपिडली ग्रोइंग सेल है, या फिर ट्यूमर सेल है, तो रैपिडली ग्रोइंग सेल या ट्यूमर सेल में क्या होता है? ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पास रिसेप्टर होते हैं, इनको बोलते हैं RT के रिसेप्टर। सेल मेम्ब्रेन पे क्या है? RT के रिसेप्टर। अब इन RT के रिसेप्टर पे क्या आता है? ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, ग्रोथ करवानी है ना, सेल डिवीजन कराना है, ग्रोथ करवानी है, तो ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर्स को कौन रिसीव करता है? ये RT के रिसेप्टर। जैसे ही RT के रिसेप्टर इन ग्रोथ फैक्टर को रिसीव करेंगे
तो फिर ये एक्टिवेट करेंगे PI3 के पाथवे को, PI3 के पाथवे एक्टिवेट करेगा AKT पाथवे को, और AKT पाथवे क्या करेगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होंगे उनको ओपन कर देगा। जब उनको ओपन करने देगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज अंदर जाने लगेगा। अब समझ में आया कि इसको ग्लूकोज हंगर क्यों कहा गया था, क्योंकि इन द कैंसर सेल जो ट्रांसपोर्टर है ये वाइडली ओपन हो जाते हैं और एक लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज का इंटेक अलाउ करते हैं। अच्छा, अब ये ग्लूकोज अंदर गया तो जब कोई सेल नॉर्मल सेल होती है तो उसमें क्या होता है, सम फ्रैक्शन गो फॉर द क्रेब्स साइकिल एंड सम फ्रैक्शन गो फॉर द सेल्यूलर कंपोनेंट फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल सेल की बात है। लेकिन अगर मैं ट्यूमर सेल की बात करूं तो ट्यूमर सेल में जो ज्यादातर क्रेब्स साइकिल में उसका अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाता है, और जो सेल्यूलर कंपोनेंट फॉर्मेशन पे जा रहा था उसका अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। यानी रेदर देन गोइंग थ्रू द दिस पाथवे, ये जो ग्लूकोज है ये अपना पाथवे चेंज कर लेगा, या तो लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके जो इंटरमीडिएट्स होंगे उनकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे और लिपिड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी रेदर देन गोइंग फॉर द क्रेब्स साइकिल जहां पे हमें CO2 H2O और 36 ATP बनने थे, उसकी जगह सेल एक दूसरे पाथवे में चली गई और वहां पे वो क्या कर रही है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट इन सबका फॉर्मेशन करा रही है, ताकि ग्रोथ क्या कराई जा सके, ग्रोथ कराई जा सके, सेलुलर कंपोनेंट बनाई जा सके। इतनी बात समझ में आ गई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड ट्यूमर सेल्स? नॉर्मल सेल्स में सम फ्रैक्शन गो फॉर द क्रेब्स साइकिल, सम फॉर द सेलुलर कंपोनेंट, बट ट्यूमर सेल में क्रेब्स साइकिल के लिए कम जा रहा है, सेलुलर कंपोनेंट के लिए ज्यादा जा रहा है, क्योंकि रैपिडली सेल डिवीजन कराना है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन वाली में और ट्यूमर सेल्स में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो सेल अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, बट ट्यूमर सेल के केस में ये फिनोमेना क्या हो जाता है, स्टक कर जाता है, यानी कि यही फिनोमेना कंटिन्यू रहता है एट हाई हीट। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखी है, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना। ठीक है, स्टक और बिकम परमानेंट इन द कैंसर सेल। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट हॉलमार्क के बारे में, दैट इज रेजिस्टिंग सेल डेथ। यानी हाँ, यहाँ हम ये समझेंगे कि जो जिन सेल्स में ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो हमारे इम्यून सिस्टम भी तो है, वो उसको क्या करना चाहेगा, किल करना चाहेगा। लेकिन जो हमारी ट्यूमर सेल्स हैं वो अपने आप को बचा लेती हैं हमारी बॉडी से, हमारे इम्यून सिस्टम से। बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कोई सेल है पर ये या तो हमारे लिए हार्मफुल है, या फिर इसका फंक्शन ओवर हो चुका है, ठीक है, या फिर इसका DNA डैमेज हो चुका है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो इस सेल को किल कर दिया जाता है, इस सेल को किल कर दिया जाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, या फिर इसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। यानी अगर कोई सेल है और उसका फंक्शन ओवर हो जाता है, या फिर वो हार्मफुल है, या फिर उसका DNA डैमेज हो जाता है, तो इस सेल को किल कर दिया जाएगा। लेकिन ट्यूमर सेल तो आपको पता है हार्मफुल है, उसके अंदर म्यूटेशन भी होता है, DNA डैमेज होते हैं, तो उसको तो किल कर देना चाहिए एपोप्टोसिस के थ्रू। लेकिन ट्यूमर सेल इतनी स्मार्ट होती है कि अपने आपको एपोप्टोसिस से बचा लेती हैं, इवेजन से करती हैं, प्रिवेंट कर लेती हैं। अब ऐसा कैसे हो गया, कैसे बचा लेती हैं? तो इन एपोप्टोसिस को कराने के लिए, यानी इस प्रोग्राम सेल डेथ को कराने के लिए कुछ जीन्स होते हैं। क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं। ये जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, इन जीन्स को इनएक्टिवेट कर देती हैं। क्या कर देती हैं, इनएक्टिवेट कर देती हैं, नॉन फंक्शनल कर देती हैं, यानी उनके अंदर म्यूटेशन करा देती हैं। क्या करा देती हैं, म्यूटेशन करा देती है, म्यूटेशन इन द जीन्स दैट रेगुलेट एपोप्टोसिस। इस तरीके से वो एपोप्टोसिस से बचा। इसको डिटेल में समझना है तो फिर से हम अगर रॉबिन्स का एक डायग्राम उठाएं, तो मैंने वैसे एपोप्टोसिस कैसे होती है इसको सेल इंजरी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया। यहाँ मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ शॉर्ट पे, कि कैसे नॉर्मल सेल में एपोप्टोसिस होती है, कैसे नॉर्मल सेल की सेल डेथ कराई जाती है जब वो हार्मफुल हो, उसके अंदर म्यूटेशन हो गया हो, या उसका DNA डैमेज हो गया हो। तो दो फिनोमेना दिखाए गए हैं इसमें, एक एक्सटेंडेड पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे। देखो मान लीजिए कि ये सेल, ठीक है, और इसका फंक्शन ओवर हो चुका है, तो बाहर से मैसेज आ रहा है कि सेल की डेथ करा दो, तो वो होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक पाथवे। लेकिन मान लो इसी सेल के न्यूक्लियस में डैमेज हो गया, न्यूक्लियस में यानी कि उसके जेनेटिक मटेरियल में मान लीजिए DNA में डैमेज हो गया, किसमें डैमेज होगा, DNA में डैमेज हो गया, तो अंदर से मैसेज आएगा, अंदर से मैसेज आएगा कि सेल का DNA डैमेज हो चुका है, इसकी क्या करा दो, डेथ करा दो, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक पाथवे। तो एक बार मैं आपको एक्सट्रिंसिक पाथवे बताऊंगा जब मैसेज बाहर से आएगा सेल डेथ को कराने के लिए, एक बार मैं आपको इंट्रिंसिक पाथवे बताऊंगा जब अंदर से मैसेज आएगा कि सेल की डेथ करानी है क्योंकि DNA डैमेज हो चुका है। तो पहले एक्सट्रिंसिक पाथवे को समझते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो बाहर से मैसेज आता है वो फास्ट लिगैंड के फॉर्म में आता है। इस मैसेज को रिसीव करते हैं, हमारी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं फास्ट रिसेप्टर्स। जब फास्ट रिसेप्टर इस मैसेज को रिसीव करते हैं तो वो करते हैं अपना ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन करने के बाद वो अपने साथ एक प्रोटीन को जोड़ते हैं, उस प्रोटीन को बोलते हैं एपिडिंडी प्रोटीन। क्या बोलते हैं,
FADD प्रोटीन, ये बेसिकली एक एडेप्टर प्रोटीन है। ये किसको अडेप्ट करके लाती है एडेप्टर प्रोटीन? तो ये एडेप्टर प्रोटीन जो होती है ये अपने साथ जोड़ती है प्रोकैस्पेज 8 को, और ये सारी लोग मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं डेथ इंड्यूस्ड सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? डेथ इंड्यूस्ड सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। रिपीट अगेन, बाहर से मैसेज आया फास्ट लिगैंड के फॉर्म में, इसको रिसीव किया फास्ट रिसेप्टर ने, रिसीव करने के बाद फास्ट रिसेप्टर ने अपना ट्राइमराइजेशन कराया, ट्राइमराइजेशन करने के बाद इन्होंने FADD नाम की एक प्रोटीन थी उसको अपने साथ ऐड किया। FADD नाम की जो प्रोटीन थी वो कहीं से प्रोकैस्पेज को उठा के लाई, और इन सबने मिलके कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको बोलते हैं डेथ इंड्यूस्ड सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? जो हमारा प्रोकैस्पेज 8 था जो कि इनएक्टिवेट फॉर्म में था, इसको कन्वर्ट करता है कैस्पेज 8 के पेट में जो कि एक एक्टिवेट फॉर्म है। यानी प्रोकैस्पेज जो इनएक्टिव फॉर्म थी उसको कन्वर्ट किया जाता है कैस्पेज 8 जो कि एक्टिव फॉर्म है। जो कैस्पेज 8 है वो जाके एक्टिवेट करता है कैस्पेज 3 को, और कैस्पेज 3 क्या करता है? डेथ सबस्ट्रेट को रिलीज कराता है। और वो डेथ सबस्ट्रेट क्या है? एंजाइम सेल लाइक फॉस्फोलाइपेज एंड प्रोटीएज, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? ये दोनों सेल मेम्ब्रेन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। एंडोन्यूक्लियस ये अंदर जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस तरीके से सेल का स्केलेटन और सेल के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, सेल की डेथ करा दी जाती है। इसको हम एपोप्टोसिस या फिर प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। तो ये तो था बाहर से मैसेज आया है, एक्सट्रीनरी पाथवे, एक नॉर्मल सेल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए अंदर से डीएनए डैमेज हो गया, ठीक है, तो अब डीएनए कैसे डैमेज हो सकता है? कोई सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस आया हो, लाइक कोई रेडिएशन गिरी हो, अल्ट्रावायलेट रेज आके गिरी हो, या किसी केमिकल की वजह से डीएनए डैमेज हो गया। तो जब भी डीएनए डैमेज होता है, तो हमारे पास एक प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं P53 प्रोटीन। ये P53 प्रोटीन P53 जीन बनाता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया। तो P53 जीन जो होता है वो P53 प्रोटीन बनाता है। ये P53 प्रोटीन कोशिश करती है कि जो डीएनए डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करे, बट मान लीजिए डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा? अगर ये फेल हो जाता है, P53 जीन फेल हो जाता है डीएनए को रिपेयर में करने में, तो वो एक्टिवेट करता है सेंसर प्रोटीन को। सेंसर प्रोटीन है बेन नॉक्साइड P1। जब ये सेंसर प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो बेसिकली ये क्या करती है? एक्टिवेट करती है प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल को, यानी उन मॉलिक्यूल को जो एपोप्टोसिस कराते हैं, और इनहिबिट करती है एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल को, यानी जो एपोप्टोसिस होने से रोकते हैं, लाइक BCL2 एंड BCLXL। बेसिकली इन दोनों का एक बैलेंस होता है, वो डिसाइड करता है कि सेल का एपोप्टोसिस होगा कि नहीं होगा। वो एपोप्टोटिक ज्यादा होंगे तो हो जाएगा, और एंटी एपोप्टोटिक ज्यादा होंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो जो सेंसर प्रोटीन है वो प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल जो होती है इनका लेवल बढ़ा देती है। जब इनका लेवल बढ़ता है तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C जो होता है उसको बाहर रिलीज कराते हैं। ये साइटोक्रोम C जो होता है ये बेसिकली APF1 के साथ, यानी साइटोक्रोम C जो होता है वो एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं एपोप्टोजोम। और ये एपोप्टोजोम मिलके क्या करता है? प्रोकैस्पेज 9 को कैस्पेज 9 में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो कैस्पेज 9 आपको यहाँ दिख रहा है ये फर्दर क्या करता है? कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करता है। और इन बाकी का प्रोसेस सिमिलर वैसे ही है, एक्सटेंसिव पाथवे जैसा, कि जब ये कैस्पेज 3 एक्टिवेट होगा तो ये डेथ सबस्ट्रेट यानी एंजाइम्स रिलीज कराएगा, वो सेल स्केलेटन और न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और सेल की क्या हो जाएगी? एपोप्टोसिस हो जाएगी। तो ये तो था एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे सेल डेथ को कराने का, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ट्यूमर सेल है, तो ट्यूमर सेल क्या करती है? ऐसा कर देगी कि ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं होंगे। तो ट्यूमर सेल के में की केस में क्या हो सकता है कि P53 जीन काम ना कर रहा हो। अगर P53 जीन काम नहीं करेगा, ठीक है, तो डीएनए रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपकी तो जीन है एपोप्टोसिस कराने वाले, लाइक बैक्स एंड बैक, एपोप्टोसिस कब होगी? जब प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल का लेवल ज्यादा होगा। प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल का लेवल ज्यादा होगा तभी तो। अब मान लीजिए इन जीन्स में म्यूटेशन हो गया, प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल वाले जीन्स में म्यूटेशन हो गया, बैक्स जीन में म्यूटेशन हो गया, तो प्रो एपोप्टोटिक यानी एपोप्टोसिस कराने वाले जो मॉलिक्यूल है वो बनेंगे नहीं। जब वो बनेंगे ही नहीं एपोप्टोसिस कराने वाले मॉलिक्यूल, तो एपोप्टोसिस कराएंगे नहीं, तो यानी कि क्या होगा? एंटी एपोप्टोटिक ज्यादा हो जाएंगे, यानी सेल का एपोप्टोसिस नहीं होगा। इसी बात को मैंने थ्योरी के फॉर्म में यहाँ लिखा है कि ट्यूमर सेल्स में क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है, किसमें? प्रो एपोप्टोटिक या एंटी एपोप्टोटिक जीन्स में। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल है वो एपोप्टोसिस नहीं परफॉर्म कर पाती है। अगर मान लो प्रो एपोप्टोटिक हो गया तो ऐसा हो गया, मान लीजिए कि प्रो एपोप्टोटिक जो मॉलिक्यूल्स थे उनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो एपोप्टोसिस नहीं कर पाएगा। उल्टा हो जाए, एंटी एपोप्टोटिक जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन शो करने लग जाए, उनका काम था एपोप्टोसिस को रोकना, लेकिन वो उनके अंदर ऐसा म्यूटेशन हो गया कि वो और ही ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ही ज्यादा रोक रहे हैं। इसका एक एग्जांपल भी है, लाइक ओवर एक्सप्रेशन ऑफ BCL2 जीन।
और जो BCL2 जीन है वो क्या रिलीज करता है, एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल रिलीज करता है। तो एक तो पहले से इनका काम था रोकने का, ऊपर से इनका ओवर एक्सप्रेशन हो गया, तो ये और ज्यादा रुकेंगे एपोप्टोसिस होने से, यानी ट्यूमर सेल जो होगी वो बच जाएगी एपोप्टोसिस से। इसका एग्जांपल भी है बी सेल लिम्फोमा। तो ये तो हमने समझा कि कैसे जो हमारी सेल होती है वो ट्यूमर सेल जो होती है वो कैसे एपोप्टोसिस होने से अपने आप को बचाती है, कैसे डेथ को रेजिस्ट करती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हॉलमार्क है उसको हम समझते हैं, दैट इज लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। यानी जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनके पास एक अनलिमिटेड सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी आ जाती है, एंड दे बिहेव लाइक द स्टेम सेल्स। अब ऐसा कैसे है, देखो होता क्या है कि कोई भी जो सेल है, नॉर्मल सेल है, तो उसके पास एक लिमिटेड नंबर की सेल डिवीजन कैपेसिटी होती है। अब ये किस पे डिपेंड करती है, तो कई चीजों पे डिपेंड करती है, लेकिन जो उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर माना जाता है वो ये माना जाता है कि जो क्रोमोसोम होता है उसके टिप पे एक सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं टेलोमियर। हर बार जब सेल डिवीजन करती है तो इस टेलोमियर की जो लेंथ होती है वो रिड्यूस होने लग जाती है। जब ये लेंथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है तो जो सेल होता है उसको सेल्स में भेज दिया जाता है, यानी ओल्ड एज में भेज दिया जाता है, और ओल्ड एज में भेजने के बाद ये सेल डिवाइड नहीं करती। तो ये बेसिकली रीजन होता है कि जो नॉर्मल सेल होती हैं उनके पास लिमिटेड डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, बट जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो इमॉर्टल हो जाती हैं, उनके पास अनलिमिटेड, ठीक है, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल आ जाता है। अब ऐसा कैसे होता है, तो इसके 3 रीजन है। एक तो ये रीजन है कि ये सेल्स पर नहीं जा पा रही है, ये तो अनलिमिटेड सेल डिवीजन पोटेंशियल आ रही है, ये कहां से आ रही है, उसके 3 रीजन है। एक, ये सेल्स हैं, ये सेल्स में नहीं जा रही है, इनको ओल्ड एज नहीं आ रही है। दूसरा, इनकी टेलोमियर की जो लेंथ है वो रिड्यूस नहीं हो रही है, कोई आके इनकी ट्यूमर जो टेलोमियर की लेंथ है उसको वापस बढ़ा दे रहा है। कौन है वो है टेलोमरेज एंजाइम। टेलोमरेज एंजाइम आके इस टेलोमियर की लेंथ को वापस इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से टेलोमियर की लेंथ डिक्रीज नहीं होती, जिसकी वजह से सेल्स नहीं जाती, और जिसकी वजह से सेल की डेथ नहीं होती। इसके पास अनलिमिटेड डिवीजन करने की कैपेसिटी है। इसको रॉबिन्स के डायग्राम से अगर मैं आपसे समझाऊं तो ये आपकी कोई नॉर्मल सेल थी, इसमें 60 to 70 या 50 to 70 सेल डिवीजन करे। इतने सारे सेल डिवीजन करने के बाद मान लीजिए इसका जो टेलोमियर लेंथ थी वो रिड्यूस हो गई। जब उसकी टेलोमियर लेंथ रिड्यूस हो जाएगी तो p53 जो जीन है हमारा वो आके चेक करेगा कि इसकी जो लेंथ है वो रिड्यूस हो चुकी है, इसको सारे सेल्स में भेज दो, अगर फर्दर सेल डिवीजन नहीं करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए इस p53 जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, ये p53 जीन क्या करे, डाउन रेगुलेशन काम ना करे, तो ये सेल्स में नहीं जाएगी, ये डिफरेंट पाथवे में चली जाती है जिसको बोलते हैं NHEJ पाथवे, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग पाथवे। इस पाथवे में चली जाती है। जब सेल इस पाथवे में जाती है तो इस पाथवे में जाके अगर टेलोमरेज नाम का एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, टेलोमरेज नाम का एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और वो टेलोमियर की लेंथ को वापस इंक्रीज कर देता है, तो इस सेल के पास एंडलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल आ जाता है, और ये सेल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करती है और कैंसर का फॉर्मेशन करती है। लेकिन इस पाथवे में जाने के बाद अगर टेलोमरेज एक्टिवेशन नहीं होता है तो इस सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो बेसिकली कैंसर सेल्स में जो लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल आता है वो कैसे आता है, जो सेल होती है उसका p53 जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सेल NHEJ पाथवे में चली जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर टेलोमरेज नाम का जो एंजाइम है उसका रीएक्टिवेशन हो जाता है और वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन कराता है बाय इंक्रीजिंग टेलोमियर लेंथ एंड इट कॉजेज द कैंसर। इतनी बात समझ आ गई। इसी बात को मैंने थ्योरी के फॉर्म में आगे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट हॉलमार्क ऑफ द कैंसर फॉर टुडे, दैट इज एंजियोजेनेसिस। आपको पता है कि ट्यूमर सेल्स हैं, रैपिडली सेल डिवीजन कर रही हैं, पर इनको कंटिन्यूसली जिंदा रहना है, तो इनको जाहिर सी बात है कि क्या चाहिए, फूड चाहिए और गैसेस चाहिए। इसकी सप्लाई हमारी बॉडी में कौन करता है, ब्लड वेजल्स। तो क्या यहाँ पे ब्लड वेजल्स का फॉर्मेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। ब्लड वेजल्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस। तो यहाँ पे ब्लड वेजल्स बनानी है यानी एंजियोजेनेसिस कराना है। तो ट्यूमर सेल अपनी सराउंडिंग में क्या करा लेता है, एंजियोजेनेसिस करा लेता है, ताकि वो प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट एंड गैसेस का एक्सचेंज कर सके अपनी रैपिड ग्रोथ के लिए। अब 2 फैक्टर हैं जो इस एंजियोजेनेसिस के होने पे अफेक्ट डालेंगे। तो एक तो फैक्टर है प्रमोटर्स जो इस एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करेंगे, और एक है इनहिबिटर जो इस एंजियोजेनेसिस को रोकेंगे। तो प्रमोटर्स जो होते हैं वो होते हैं ग्रोथ फैक्टर, लाइक VEGF, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये प्रमोट करते हैं एंजियोजेनेसिस को। इनहिबिटर्स भी होते हैं लाइक एंजियोस्टेटिन, लाइक एंडोस्टेटिन, लाइक वेस्कुलोस्टेटिन एंड थ्रोम्बोस्पोंडिन, ठीक है। ये इनहिबिटर्स होते हैं, ये रोकते हैं एंजियोजेनेसिस को फॉर्मेशन से। प्रमोटर्स का अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो एंजियोजेनेसिस हो जाएगा। आपको 2 वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, थ्रोम्बोस्पोंडिन और थ्रोम्बोस्थेनिन।
थ्रोम्बोस्पॉन्डिन जो होता है इट इनहिबिट एंजियोजेनेसिस, बट थ्रोम्बोस्टेरिन जो होती है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है प्लेटलेट्स की। तो यहाँ पे हमने अब तक जो हमारे 4 अंक आज डिस्कस करने थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, हॉलमार्क ऑफ द कैंसर। अब हमारे 2 हॉलमार्क ऑफ द कैंसर बचे हैं। एक तो है हमारा इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस और दूसरा है एबिलिटी टू इवेड पोस्ट इम्यून रेस्पॉन्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।